दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। दोस्तों, यदि आप रेलवे भर्ती बोर्ड की सहायक लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी या फिर एसआई और कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड अपनी परीक्षाओं में विज्ञान के प्रश्न, साइंस के प्रश्न जी भर के पूछता है। और साइंस का मतलब रेलवे के लिए होता है दोस्तों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और तकनीकी के सवाल, टेक्नोलॉजी के सवाल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रसायन विज्ञान के कुछ सवाल लेकर के उपस्थित हूँ। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पे आइए कुछ बात करते हैं आपसे। केमिस्ट्री क्या है दोस्तों, रसायन विज्ञान क्या है, इस तक पहुंचने के लिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जो टॉपिक हमें आज आपसे डिस्कस करना है, जिस टॉपिक के सवाल आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं, उस टॉपिक का नाम आपसे साझा कर लूं। दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है ये देखिए, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है दोस्तों, पूरा जो यूनिवर्स है, ये तत्वों से मिलकर के बना है। कई तत्व आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व को हम लोग एलिमेंट कहते हैं दोस्तों, और जब कई एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं। तत्व किसे कहा जाता है, आइए इस पर एक रोशनी डालते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, और बड़े आराम से चलिएगा, ये लिखा है हीलियम। हीलियम क्या है दोस्तों, एक तत्व है। ये क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, है ना, लिथियम, बेरिलियम। ये जो लिख रहा हूं मैं, ये तत्वों के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। तत्व क्या होते हैं, जो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, शुद्धतम रूप में होते हैं, उनका किसी से मिलावट नहीं होता है, उन्हें तत्व कहते हैं दोस्तों। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, अपने शुद्धतम रूप में है, तो वो तत्व है। अब दूसरी बात, यौगिक किसे कहते हैं, इसे एलिमेंट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और कंपाउंड क्या होते हैं दोस्तों, यौगिक क्या होते हैं, जैसे H2O, H2, SO4, CO2, NO2, HCl, CaCl2। ये जो लिख रहा हूं मैं, ये क्या है दोस्तों, कंपाउंड है, यौगिक हैं। तो जो तत्व हैं और जो यौगिक हैं दोस्तों, दोनों अणुओं से मिलकर के बनते हैं। अणु अर्थात मॉलिक्यूल्स। जो तत्व हैं ये भी अणुओं से बनते हैं, और जो यौगिक हैं ये भी अणुओं से बनते हैं दोस्तों। जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं, और अणु की जो परिभाषा दी जाती है, जो परिभाषा आप जानते हैं, वो परिभाषा क्या है दोस्तों, अणु की परिभाषा होती है किसी भी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, उसे अणु कहते हैं। अब सवाल उठता है कि परम अणु या परमाणु किसे कहते हैं, एटम किसे कहते हैं। तो एटम दोस्तों होता है किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, उसे परमाणु कहते हैं दोस्तों, एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can participate in a chemical reaction but cannot exist independently is called atom। तो जो एटम होता है दोस्तों, उसके बारे में आइए देख लेते हैं कि एटम का
स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। ये तो समझ में आ गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है। एटम होता कैसा है दोस्तों? एटम ऐसा होता है। ये क्या किया मैंने, ये नाभिक है। एटम का जो केंद्रीय भाग है, जो सेंट्रल पार्ट है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं या फिर नाभिक कहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और ये कक्षाएं होती हैं दोस्तों। इन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। गौर से देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी परमाणु के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं। अर्थात अगर एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, 2 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, 10 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर यह बात लागू नहीं होती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन के मुकाबले में कम भी हो सकती है, और बराबर भी हो सकती है, और ज़्यादा भी हो सकती है। तीनों बातें संभव हैं न्यूट्रॉन के केस में। तो ये परमाणु का स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसमें 2 बातें आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि जो प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है, इनका बेसिक नॉलेज आपको दे दिया जाए। देखिए, जो प्रोटॉन होता है बच्चों, ये धन आवेशित कण है, नाभिक में रहता है, नाभिक को छोड़ करके कहीं जाएगा नहीं, और इसके ऊपर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा दोस्तों? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और यह प्रोटॉन के आवेश के बिल्कुल बराबर होता है, बस उनका मान धनात्मक है, इनका मान ऋणात्मक है। अब सवाल उठता है न्यूट्रॉन। तो जो दोस्तों न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है। न्यूट्रल, उदासीन कहते हैं हिंदी में। विद्युतीय रूप से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अब ये प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये न्यूट्रॉन हो गया। ये परमाणु की संरचना की मूलभूत बातें हो गई दोस्तों। यहीं से अपने सवालों की शुरुआत करते हैं, और रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपने विगत वर्षों की परीक्षाओं में जो सवाल इस चैप्टर से, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से, नाभिक से, न्यूक्लियस से पूछे हैं, उन सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, वो ये रहा। कहा जा रहा है परमाणु और उसके मूल घटक, एटम्स एंड देयर फंडामेंटल कंपोनेंट्स। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। सामान्यतया परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? आरआरबी के जूनियर इंजीनियर में 29 मई 2019 को पहली पारी में, और आरआरबी के जूनियर इंजीनियर के 2014 की परीक्षा में 14 दिसंबर 2014 को पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। कहा जा रहा है परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। 231 सवाल नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए दोस्तों, यही सही उत्तर है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 232। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। विद्युतीय तटस्थ, विद्युतीय रूप से तटस्थ हो, और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। प्रोटॉन दोस्तों धन आवेशित होता है, यानी कि विद्युतीय रूप से तटस्थ नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। पॉजिट्रॉन ये पॉजिटिव है दोस्तों। न्यूट्रिनो, यही सही उत्तर है। न्यूट्रिनो को लॉक किया जाए दोस्तों,
न्यूट्रिनो क्या है, विद्युतीय रूप से तटस्थ होता है। तटस्थ मतलब ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है, कमजोर सूक्ष्माणु होता है। मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके फंडामेंटल पार्टिकल हैं, मूल कण हैं। उसी में दोस्तों न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है जो विद्युतीय रूप से तटस्थ है और कमजोर है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल था, 12 अप्रैल 2016 को पहली पारी में पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों 233, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई थी दोस्तों? बेहतरीन सवाल। रदरफोर्ड साहब ने जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया, अल्फा कणों की बमबारी की, किसके ऊपर? सोने की पन्नी के ऊपर दोस्तों, गोल्ड फॉयल, सोने की एक पतली शीट ले लीजिए और उसके ऊपर अल्फा कणों की बमबारी कीजिए। तो जब अल्फा कणों की बमबारी हुई दोस्तों, तो ये अल्फा कण का दोस्तों मान लीजिए कि एक परमाणु है, उस परमाणु का यह नाभिक होगा। इधर क्या होंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। यहाँ पे प्रोटॉन होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा। ये बात तो अब हम लोग जान गए हैं ना, अब हम लोग ये जान गए हैं कि ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब नाभिक के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था, तब मिस्टर अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने यहाँ से अल्फा कणों की बमबारी की। तो जो अल्फा कण गए दोस्तों, कुछ अल्फा कण जो सीधे गए हैं वो टकरा करके वापस अपने ही रास्ते पे लौट आए, है ना। जब ये टकरा करके अपने ही मार्ग पे लौट आए, कुछ ऐसे गए तो ये क्या हुआ, यूं चले गए, कुछ ऐसे गए इधर चले गए, कुछ सीधा निकल गए। यह बात स्पष्ट कर रही है, क्या स्पष्ट कर रही दोस्तों? कि इस परमाणु के केंद्रीय भाग में, सेंट्रल पार्ट में कुछ ऐसा है जो बहुत सॉलिड है, ठोस है, स्ट्रांग है। उसको भेद पाना या उसके आर पार निकल पाना अल्फा कणों के लिए संभव नहीं था। और यह भी पता चला कि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, तो जो केंद्रीय भाग है वो धनावेशित है, वो अल्फा कणों को रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो नाभिक के बारे में जो संकल्पना है, जो हाइपोथेसिस है, वो निकल करके आई कहाँ से? इस एक्सपेरिमेंट से। तो आपके पास जो सवाल है उसको पढ़िए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई, न्यूट्रॉन की नहीं हुई, प्रोटॉन की नहीं हुई, परमाणु के नाभिक की खोज हुई दोस्तों। सवाल नंबर 233 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 233 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए पूछा गया था दोस्तों 19/9/2019 को तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 234। जो प्रतिद्रव्य लिखा हुआ है इसको अंग्रेजी में एंटी पार्टिकल कह के बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट एंटी पार्टिकल जो पार्टिकल होते हैं, एंटी पार्टिकल जो कण होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है? एंटी पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भी हैं, और एंटी पार्टिकल मतलब जैसा इलेक्ट्रॉन है वैसा ही रहेगा, उतना ही द्रव्यमान होगा उसका, लेकिन स्वभाव धनात्मक होगा। तो उसको दोस्तों पॉजिट्रॉन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं, प्रोटॉन बिल्कुल नहीं, एंटी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं, उसका नाम क्या होता है? पॉजिट्रॉन। सवाल नंबर 234 आरआरबी के एनटीपीसी में 18 जनवरी 2017 को पूछा गया था दोस्तों। दूसरे चरण का सवाल था ये, पहली पारी में पूछा गया था। दूसरा चरण मतलब एनटीपीसी की परीक्षा 2 राउंड में या 2 चरणों में, 2 स्टेज में होगी, जिसमें पहला स्टेज में स्क्रीनिंग की जाएगी, कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे, और जो सेलेक्ट होंगे वो लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। मुख्य परीक्षा मतलब स्टेज 2, है ना। तो स्टेज 2 का सवाल था दोस्तों ये। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 235। कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है, उदासीन तो नहीं होता दोस्तों, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो धनात्मक है, धनात्मक भी नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, नेट आवेश के साथ एक उपकण जो ऋणात्मक है, यही सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। आखिरी विकल्प को भी पढ़ लेते हैं। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो शून्य है, तो ये शून्य तो नहीं होता है,
ना तो उदासीन होता है, ना धनात्मक और ना ही शून्य, अर्थात 235 के लिए ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। माफ करिएगा बच्चों, सवाल नंबर 235 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आरआरबी के एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों 4/4/2016 को, पहले चरण का सवाल था दोस्तों, ये पहली पारी में आया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुवीय कण की खोज की? सवाल नंबर 236, बेहतरीन सवाल दोस्तों। चैडविक साहब का नाम आप लोग जानते हैं, ये न्यूट्रॉन की खोज के लिए फेमस है दोस्तों। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का पता लगाया और आरआरबी एनटीपीसी में सवाल ये पूछा गया था दोस्तों। जेम्स चैडविक साहब ने 1932 में 1932 में न्यूट्रॉन के बारे में बताया दुनिया को। और अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सवाल नंबर 237, बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। जेम्स चैडविक ये न्यूट्रॉन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। नील्स बोर, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे इस व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं? रदरफोर्ड साहब नाभिक के लिए। जे थॉमसन, बड़े गौर से देखिएगा, जे थॉमसन किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित जो साहब हैं उनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन, सन 1906 में इनको भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और आरआरबी एनटीपीसी में सवाल दोस्तों ये पूछा गया 16 जनवरी 2021 को, पहले चरण का पहली पारी। अगला सवाल ये रहा 238, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बहुत बढ़िया सवाल, 2 बार पूछा गया है दोस्तों। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर परीक्षा में 27 जून 2019 को पहली पारी में, और आरआरबी के एनटीपीसी परीक्षा में 17 जनवरी 2017 को पहली पारी में। यानी कि ये जूनियर इंजीनियर और एनटीपीसी दोनों ही परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और सवाल क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन साहब ने की। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। सवाल नंबर 238 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 239, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? ये जो सकारात्मक आया है दोस्तों इसको कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। तो कौन कौन है दोस्तों जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश होता ही नहीं है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्रिप्टॉन दोस्तों फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है बल्कि एक एलिमेंट है। क्या है? एक तत्व है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या सकारात्मक आवेश होता है। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों 29/3/2016 को पूछा गया था दूसरी पारी में, पहले चरण का सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने 240 नंबर, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिस उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं उनको? प्रतिकण, एंटी पार्टिकल। सवाल नंबर 240 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए दोस्तों। न्यूट्रिनो नहीं कहते, फोटॉन नहीं कहते, पॉजिट्रॉन नहीं कहते, प्रतिकण। प्रतिकण का मतलब क्या होता है? एंटी पार्टिकल। ये एंटी पार्टिकल कहते हैं। सवाल नंबर 240 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आरआरबी के एनटीपीसी में पूछा गया था 31/3/2016 को, स्टेज 1 तीसरी पारी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। बहुत आसान सवाल है दोस्तों ये। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है। ये कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर 241 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा गया है। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर में
5/2019 को पहली पारी में, आरआरबी के ग्रुप डी में 16/10/2018 को दूसरी पारी में, और आरआरबी ग्रुप डी में 1 दिसंबर 2018 को दूसरी पारी में दोस्तों। मतलब ये सवाल जरूरी है आपके लिए, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, 242 न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी, दोस्तों ये जो सवाल है यहां पे खाली जगह होनी चाहिए थी। जो ये डॉटेड दिया हुआ है यहाँ पे, ये खाली स्थान, ये वाला खाली जगह न्यूट्रॉन के तुरंत बाद होना चाहिए था। अगर यहाँ पे होता तो आपका सवाल ऐसा हो जाता। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। न्यूट्रॉन ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद इतनी बड़ी खाली जगह बना दी हमने। न्यूट्रॉन किसी को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। सभी परमाणुओं में मौजूद है। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, ये जो खाली स्थान है, अब सवाल ये करेक्ट हो गया है, सवाल का करेक्शन हो चुका है। न्यूट्रॉन किसको छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद है दोस्तों? तो हाइड्रोजन में क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। जितने भी परमाणु हैं आपके पास, उनमें सब में पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन पाया तो जाता है, तो आपकी शंका का समाधान मैं कर देता हूं। पहले इस सवाल को हल कर लेते हैं। कहा जा रहा है न्यूट्रॉन किसको छोड़कर भाई, तो देखिए ये क्रोमियम में पाया जाता है दोस्तों, कार्बन में पाया जाता है, मैग्नीशियम में पाया जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके नाभिक में प्रोटॉन अकेले होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन भर दीजिएगा और ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। सवाल नंबर 242 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। समस्या आपकी ये है कि आपके मन में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक, उनको कहा जाता है, किसको कहा जाता है मैं बता रहा हूं। जब किसी तत्व के, ध्यान से सुनिएगा, परमाणु क्रमांक कॉमन हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उनको समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। जैसे देखिए, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन कहलाता है दोस्तों। हाइड्रोजन की संरचना ऐसी होती है। और यहाँ पे क्या है? एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन भी है। और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन अकेला है। इन तीनों ही डायग्राम को गौर से देखिए। क्या बात है इन तीनों में दोस्तों? इनके पास प्रोटॉन इकलौता है, इनके पास प्रोटॉन इकलौता है, इनके पास प्रोटॉन इकलौता है। इनके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं। इनके पास 1 न्यूट्रॉन है, इनके पास 2 न्यूट्रॉन है। ठीक, क्या किया जाए? इनको कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटियम। ये हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है। इनका नाम है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम ये हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है। और जो तीसरा आप डायग्राम देख रहे हैं, इनको कहते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या होता है दोस्तों? यह हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है। अब इनको किसी सिंबल से, संकेत से प्रकट करते होंगे। वो संकेत आप जान लीजिए, 1H1, ये प्रोटियम का सिंबल है ना।
और 1H2। यह ड्यूटेरियम का सिंबल है 1H3। ये ट्राइटियम का सिंबल है दोस्तों। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? किसी तत्व के, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होगा लेकिन परमाणु भार अलग अलग होगा या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, उनको कहा जाता है समस्थानिक या आइसोटोप्स। आवर्त सारणी में इनको एक ही स्थान पर रखा जाता है, इनके लिए 2 स्थान नहीं होते, है ना। एक ही स्थान पर होने के नाते इनको समस्थानिक भी कहा जाता है। राइट। समस्थानिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? जिनका स्थान सम हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर पाए जाने के नाते इनको समस्थानिक कहा जाता है। अंतर क्या है दोस्तों इनमें? परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग हैं। लेकिन ये जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम देख रहे हैं प्रकृति में बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। सामान्य रूप से जो उपस्थित है हाइड्रोजन वो क्या है? प्रोटियम, यही वाला मिलेगा। तो अब यही वाला मिलेगा तो इसके पास देखिए न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो जब नहीं है तो हमारा सवाल क्या था? न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। तो आप हाइड्रोजन को टिक करिएगा। सवाल नंबर 242 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 10/10/2018 को, तीसरी पारी में। अगला सवाल ये रहा, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। यहां पे लिख दीजिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये आपका उत्तर हो गया दोस्तों। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद है। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल था ये। 23 मई 2019 को चौथी पारी में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ज़ेनॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। ये तीनों ही फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम कहे जाते हैं, किसी भी परमाणु के मूल कण कहे जाते हैं। ठीक है। ज़ेनॉन ये एलिमेंट है, अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, जो किसी और गैस के साथ या किसी और तत्व के साथ रासायनिक अभिक्रिया ना कर सके उसे अक्रिय या इनर्ट गैस कहते हैं। तो आपके सवाल का जो उत्तर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या करिएगा ऑप्शन नंबर ए के लिए दोस्तों? ज़ेनॉन, इसको टिक लगाइएगा, है ना। सवाल नंबर 244 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रोटॉन में कितना धनात्मक आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का धनात्मक आवेश होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 245 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 245 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 246 परमाणु मॉडल से है, ये एटॉमिक मॉडल से। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों पहली बार जिस साहब ने कैथोड किरण का एक्सपेरिमेंट किया था वो साहब थे जे थॉमसन, है ना, जिनको 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में 29/5/2019 को तीसरी पारी में पूछा गया सवाल दोस्तों। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार जे थॉमसन ने किया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में किसका वर्णन नहीं किया गया है? नाभिक की उपस्थिति, परमाणु के आवेश, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और परमाणु के स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 247 नंबर दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें नाभिक के बारे में तो उन्होंने कहा ही है, इसमें कोई शक नहीं है, नाभिक के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है।
परमाणु के आवेश के बारे में बताया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया है। परमाणु के आवेश के बारे में उनका कहना है कि जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऋण आवेशित होंगे। यह बात तो उन्होंने बताई है। उन्होंने जो बात नहीं बताई है दोस्तों, या उनके परमाणु मॉडल में जिसकी चर्चा नहीं है, वो बात है स्थायित्व। परमाणु के स्थायित्व की चर्चा नहीं है। स्थायित्व का मतलब स्टेबिलिटी, कौन सा परमाणु स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है, इस बात के बारे में अपने परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड साहब ने कोई बात नहीं कही है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्टेबिलिटी, स्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल है दोस्तों, 26 मई 2019 को तीसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किसके ऊपर प्रक्षेपित किए जाते हैं? सोना, चांदी, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम। दोस्तों, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की गई थी रदरफोर्ड साहब के द्वारा। गोल्ड फॉयल, सोने की एक पतली सी चादर, उसके ऊपर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है ना? तो हिंदी में उसको अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग कहा जाता है दोस्तों। तो सवाल नंबर 248 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 249। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? परमाणु में नाभिक होता है दोस्तों, इसकी खोज हुई। सवाल नंबर 249 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। रदरफोर्ड साहब ने परमाणु में नाभिक होता है, इसका पता लगाया अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से। आरआरबी के जेई का सवाल है दोस्तों, 27 मई 2019 को तीसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने 250 नंबर, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली सोने की पन्नी पर डाला गया था। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। चांदी की पन्नी नहीं थी, वो एल्यूमिनियम की पन्नी नहीं थी, चांदी की प्लेट नहीं थी, सोने की पन्नी थी दोस्तों। आरआरबी का जेई का सवाल था, 31 मई 2019 को तीसरी पारी में पूछा गया। अगला सवाल 251, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? आरआरबी ग्रुप डी का सवाल दोस्तों 251 नंबर, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, बड़े गौर से देखिएगा। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? इसका मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी दोस्तों तो उसका ऊर्जा स्तर बढ़ेगा और उसका लेवल बढ़ेगा दोस्तों, और उसका लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, वो अपनी कक्षा छोड़ करके बाहरी कक्षा में जाएगा, ऊपर की कक्षा में जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। कहा जा रहा है यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, यह प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, यह भीतरी कक्षा में जाता है। जी नहीं, ये तीनों बातें नहीं होंगी। क्या होगा, ये अगले बाहरी कक्षा में जाता है दोस्तों। क्या करिएगा, ये देखिए, अगर मान लीजिए कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये क्या है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है पहले वाले ऑर्बिट में और उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन बनाए गए हैं दोस्तों। अगर मान लिया जाए कि किसी इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया है, एनर्जी दे दी, ठीक है, तो जैसे आप एनर्जी देंगे दोस्तों इसको, तो ये क्या करेगा, अपनी कक्षा छोड़ करके बाहरी कक्षा की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। सवाल नंबर 251 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है 252, गौर से देखिएगा दोस्तों। 252 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, परमाणु का नाभिक मॉडल किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने, मेंडलीफ नहीं, नील्स बोर नहीं, लुई पास्चर नहीं दोस्तों। सवाल नंबर 252 ग्रुप डी का सवाल है, 23 अक्टूबर 2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था। 252 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने 253, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है? ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब हैं दोस्तों, जिनको न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर कहते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर नाभिकीय भौतिकी का जनक। ये उपाधि किसको मिली हुई है?
अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब को, नील्स बोर को नहीं, जे थॉमसन को, जेम्स चैडविक को बिल्कुल नहीं। जेम्स चैडविक साहब न्यूट्रॉन की खोज से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज से ताल्लुक़ रखते हैं। नील्स बोर परमाणु योजना, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे उस स्कीम से रिलेटेड हैं दोस्तों। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं जिन्होंने नाभिक के बारे में बताया था, इसलिए इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। परमाणु कक्षा या ऊर्जा स्तर से संबंधित सवाल है दोस्तों। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिट या एनर्जी लेवल 254, किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को, तो दोस्तों बोरबरी साहब, ठीक है, ने जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला है 2n²। 2n² का मतलब होता है दोस्तों 2 एक नंबर है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 वाला 2, और जो n है दोस्तों, n का मतलब क्या होता है यहाँ पे, n का मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। n का मतलब होता है दोस्तों पहली कक्षा के लिए n का मान 1 हो जाएगा, दूसरी कक्षा के लिए 2, तीसरी कक्षा के लिए 3, चौथी कक्षा के लिए 4 एंड सो ऑन। तो इस बात को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, वीडियो छोड़ करके बने रहिएगा हमारे साथ। कहा जा रहा है आपसे कि 2n², ये बोरबरी साहब का दिया हुआ इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीम है दोस्तों, कि पहली कक्षा यानी कि जो के कोष है, KLMN, ये क्या है दोस्तों, नाम है, ऑर्बिट्स के नाम है। पहले वाले ऑर्बिट को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N, इस तरह से हम लोग नाम लेते हैं। तो जो K है दोस्तों उसके लिए स्मॉल n की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें 2n² के हिसाब से 2 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 2, मतलब पहली कक्षा में K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 से कम अगर हैं ही 2 से कम दोस्तों तब तो एक ही रहेगा, अगर 2 हैं तो वो दोनों पहली कक्षा में रखे जाएंगे। L में क्या होगा दोस्तों, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखिए 2n², क्या करिएगा 2 लिखिएगा और यहाँ पे 2 लिख करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8। इसका मतलब क्या निकला कि जो हमारे पास L कक्षा है या दूसरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, 9 कभी नहीं होंगे, 8 होंगे या फिर 8 से कम होंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं कि जो M है यानी कि तीसरी कक्षा है, वहाँ पे क्या होगा 2n² की बात हो रही है, 2 लिख लीजिए और यहाँ पे जैसे ही आप 3 लिख करके होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 दूनी की 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन M शेल में हो सकते हैं। और जो n है चौथी कक्षा है दोस्तों उसमें कितने इलेक्ट्रॉन संभव हैं 2n², अर्थात यहाँ पे 2 लिखिए और 4 लिख करके स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौके 16 दूनी के 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं n कोश में, है ना। तो आपके पास जो बोरबरी साहब के अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो योजना है, उसका जो स्कीम है, उसके तहत 2, 8, 18, 32, 50 ये कहानी बनती है दोस्तों। 2, 8, 18, 32, 50 इस तरह से। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये 50 का मतलब 5वीं कक्षा के लिए है ना, 6ठी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा 72 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो। ये बोरबरी साहब की योजना है। तो सवाल क्या कहा जा रहा है दोस्तों, सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु की कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है। तो आप कहिएगा 2n² से दर्शाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल 31/8/2018 को पहली पारी में 2n²
सवाल नंबर 254 के लिए ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्तों, एम कोश में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों बड़े आराम से देखिएगा, के एल एम एन, अभी अभी बात हुई थी हमारी आपकी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। पूछा क्या गया है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? तो एम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए दोस्तों। सवाल नंबर 255, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? 18। सवाल रिपीट हुआ है, आरआरबी के एएलपी और टेक्नीशियन में 20/8/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था, और यही सवाल एक बार और आपने देखा था अभी अभी। अगले सवाल पे आपको ले चला जाए, एन कोश में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों? 32 होगी। के एल एम एन 2 8 18 32, के में 2, यल में 8, यम में 18, यन में 32। 32 कहां पे लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 32, 258 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल था दोस्तों, 28 जून 2019 को पूछा गया चौथी पारी में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 259, बड़े गौर से देखिएगा, तीसरी कक्षा को किस सिंबल से निरूपित किया जाता है दोस्तों? पहली कक्षा को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम। एम कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। चौथी कक्षा होती अगर तो एन अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता। सवाल नंबर 259 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए दोस्तों। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में 26 जून 2019 को पहली पारी में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 260, तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 8 18 32। ये क्या है? ये पहले शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरे वाले शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 260 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल है, 27/9/2018 तीसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने 261, किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों के कोश में, के मतलब पहला, के एल एम एन, ये पहला ही कोश है दोस्तों। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं। पूछा गया है के कोश के बारे में, तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 261 नंबर। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 262 नंबर आ चुका है। एम शेल में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है? के एल एम, यहाँ पे होते हैं दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन। तो जो 18 आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। कहाँ पे है दोस्तों 18? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए 262 के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों, 12 दिसंबर 2018 को पहली पारी में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने 263, किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? के एल एम, गौर से देखिए दोस्तों, एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पूछा गया है। 2 8 18 32। एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों? यम कोश में दोस्तों 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 263 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है।
एल कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? बहुत आसान सवाल है, 264 नंबर सवाल दोस्तों। KLMN, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन दोस्तों। पूछा गया है एल कोश में, तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए दोस्तों। 264 के लिए पहला उत्तर, पहला विकल्प सही है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 19/9/2018 को पूछा गया तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 265। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने शेल होते हैं? बेहतरीन सवाल, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों। 13 है, 2, 8, 3। गौर से देखा जाए, पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। कुल 3 कक्षाएं संभव हैं दोस्तों। सवाल नंबर 265 के लिए तो कुल 3 है दोस्तों। और बड़े गौर से देखिएगा, ये कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। आप जानते हैं कि 2, 8, 3 ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। और एल्यूमिनियम क्या है दोस्तों? एक धातु है। सवाल नंबर 265 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अब अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 266। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? चतुर्थ स्तर, पहला स्तर K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा यानी कि चतुर्थ वाला N। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 32। चतुर्थ में 32 होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 266 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 267। किसी एक शेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो वो करती है दोस्तों इस पर, 2n² पे। इस पे डिपेंड करेगी, 2n² पे डिपेंड करती है दोस्तों। क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर 2n² कहाँ पे है? पहले ही ऑप्शन में है दोस्तों। 267 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल 21 अगस्त 2018 को पहली पारी में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 268। एक कोश में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? यह किस सूत्र से दर्शाया जाता है दोस्तों? तो 2n² से दर्शाया जाता है। 2n²। ये है आपके सामने 268 का ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी जेई का सवाल है दोस्तों। CBT 2 29 अगस्त 2019 को सायंकालीन बेला में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल, चौथी पारी में 2 जून 2019 को 2n²। दोस्तों कितना जरूरी है ये बोरबरी साहब का 2n², आप अंदाजा लगा लीजिए। करीब करीब सभी परीक्षाओं में रिपीट होने वाला सवाल है। ये सवाल आपकी परीक्षा में अगर आता है तो आप ना तो छोड़ेंगे और ना ही गलत करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है दोस्तों? बेहतरीन सवाल, 270। बहुत आसानी से देखिएगा दोस्तों, कौन सा धातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है दोस्तों? 284। इससे क्या समझ में आ रहा है कि कुल 3 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकते हैं? आर्गन इसमें तो नहीं होते हैं दोस्तों, आर्गन अक्रिय गैस है। फास्फोरस में भी नहीं होते, क्लोरीन में भी नहीं होते दोस्तों। क्लोरीन की आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन, ये सही उत्तर है दोस्तों। सिलिकॉन क्या है?
जैसे जर्मेनियम है, जैसे कार्बन है, जैसे सिलिकॉन है, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको हम लोग सेमीकंडक्टर कह के बुलाते हैं। मतलब इनके आखिरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। इनको दोस्तों सेमीकंडक्टर या उपधातु कह के भी बुलाया जाता है। सवाल नंबर 270 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। सिलिकॉन से ही उत्तर है दोस्तों 18/9/2022 का सवाल। दूसरी पारी में अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? कार्बन के बारे में क्या ख्याल है आपका? कार्बन के विन्यास में शामिल तो दोस्तों कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं किसके पास? कार्बन के पास। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं कार्बन के पास, तो वो कहां कहां एडजस्ट किए जाएंगे दोस्तों? पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 बचेंगे वो दूसरी कक्षा में चले जाएंगे। मतलब कुल मिला के 2 ही कक्षाएं पर्याप्त हैं कार्बन के लिए। 2 कक्षाएं कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 2 कोष चाहिए, 2 सेल चाहिए, 2 कक्षाएं चाहिए दोस्तों। ग्रुप डी का सवाल 17 अगस्त 2022 को दूसरी पारी में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी भी परमाणु में जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम मतलब सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंग्रेजी में इसका नाम है दोस्तों, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की ये जो संख्या होती है उसको उस एलिमेंट के लिए संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी शब्द का इस्तेमाल पहली बार फ्रैंक लैंड साहब ने किया था। कब किया था? 1853 में। याद रखिएगा ये बात, है ना। फ्रैंक लैंड एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, उन्होंने कब किया था? 1853 में। किसका? वैलेंसी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। सवाल नंबर 272 ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो दोस्तों जितने भी नोबेल गैस है, नोबेल गैस मतलब होता है अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, जो किसी और से अभिक्रिया नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों? इनका पेट भरा हुआ है और इतना भरा हुआ है कि इनको किसी की जरूरत नहीं है। मतलब इनके बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय 7 होते तो क्या होता? ये 1 इलेक्ट्रॉन मांगते किसी से, अर्थात रिएक्शन करने के लिए उत्सुक रहते, लालायित रहते कि भाई आओ आओ हमसे रिएक्शन कर लो, है ना। अगर मान लीजिए कि इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता, तब भी ये इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देने की कोशिश करते, कहते भाई हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, ले जा तू। क्यों? क्योंकि ये आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अगर कमी है तो लेने की कोशिश करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसको देने की कोशिश करेंगे। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी होती है वो विद्युतीय धनात्मक होंगे, है ना, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेने की टेंडेंसी होगी दोस्तों वो विद्युतीय ऋणात्मक होंगे दोस्तों। अब जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनको न ऊधो का लेना न माधो का देना, है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ऐसे को नोबेल गैस कहते हैं दोस्तों। नोबेल गैसों में जो हीलियम है उसके पास कुल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही हैं, तो पहली कक्षा उसकी भर गई, मतलब उसका पेट भरा हुआ है, उसको भी जरूरत नहीं है। सवाल में पूछा गया है हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप कह दीजिएगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। सवाल नंबर 273 के लिए
आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल 10/8/2018 को पहली पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 8 होती है। 274 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए दोस्तों। सवाल नंबर 274, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। सवाल नंबर 275 पूछा जा रहा है, यह किस समूह से संबंधित है दोस्तों? तो बड़े गौर से देखिएगा। 2 8 8 जोड़ा जाए इनको, 2 8 10 8 18, मतलब क्या हुआ? इनके पास कुल 18 इलेक्ट्रॉन हैं। आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अक्रिय गैसों का समूह है ये। और अक्रिय गैसों का समूह होता है दोस्तों 18 नंबर समूह। ऑप्शन में क्या है? 16 नंबर समूह, 8 नंबर समूह, 18 नंबर, 17 नंबर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। समूह नंबर 18 का तत्व है ये। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से ताल्लुक रखता है? तो कहिएगा 18 नंबर समूह से ताल्लुक रखता है। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 30/8/2019 को पूछा गया सवाल, तीसरी पारी में। अगला सवाल, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम बताइए। बेहतरीन सवाल, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया दोस्तों, क्या बात है। सवाल नंबर 276, 285 दोस्तों सल्फर का नहीं है, क्लोरीन का नहीं है, मैग्नीशियम का नहीं है, ये है फास्फोरस। 276 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए दोस्तों। बड़े गौर से देखिएगा। सल्फर के बारे में आप जानते हैं, अक्षर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन के बारे में जानते हैं, Cl। मैग्नीशियम के बारे में जानते हैं, Mg से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। फास्फोरस को P से पेश किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि जो फास्फोरस है, जो सल्फर है, जो क्लोरीन है, जो मैग्नीशियम है, इनके बारे में गौर से देख लीजिए। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों 285, जो कि दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। सल्फर के बारे में क्या ख्याल है आपका? सल्फर में होता है दोस्तों 286, इनका कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन इनके पास पाए जाते हैं। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 2 8 7, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का होता है दोस्तों। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 2 8 और 2, ये मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो आपके पास फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है 285, वो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है दोस्तों। सवाल नंबर 276 के लिए पूछा गया है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम फास्फोरस बताइएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं कितनी होती है दोस्तों? तो 8 होती है। सबसे बाहरी कक्षा में जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 8 होते हैं दोस्तों। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में पूछा गया सवाल 27 मई 2019 को, चौथी पारी का था ये। आसान सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 278, उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। क्या बात है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये वो ग्रुप है जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में 2 होते हैं दोस्तों। नियॉन में 8, आर्गन में 8, ये अक्रिय गैसों का समूह है। मैग्नीशियम, हीलियम और नियॉन, इसमें भी दोस्तों वो बात नहीं मिल रही है जो आपसे पूछी जा रही है। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सवाल नंबर 278 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल आपके सामने, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 36 के लिए 2 8 18, 18 2 20 8 28 हो गया दोस्तों।
28 धन 8 बराबर 36। मतलब क्या निकला क्रिप्टॉन के बारे में दोस्तों? पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाले में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपके सामने 279 ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों? 2 8 18 8, 2 8 18 8 ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। 279 के ऑप्शन नंबर बी ALP और टेक्नीशियन 2018 9 अगस्त को सवाल पूछा गया था दोस्तों दूसरी पारी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सवाल नंबर 279 को गौर से देख लिया जाए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 280 280 क्या है दोस्तों? उस तत्व, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तत्व का नाम बताइए दोस्तों। 2 8 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं दोस्तों? आप जानते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 12 हो, यानी कि 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। ये गुण मैग्नीशियम साहब के पास है, मैग्नीशियम साहब के पास 12 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों। तो आप लॉक किए जाए मैग्नीशियम को। सवाल नंबर 280 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल है मैग्नीशियम परमाणु इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होता है? अभी अभी ये सवाल आया था। कुल 12 इलेक्ट्रॉन, 2 8 2, ये है 2 8 10 10 2 12। कहां पे है दोस्तों? सवाल नंबर 281 के लिए 2 8 2 ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 281 के लिए ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल है, CBT 2 31/8/2019 को पूछा गया दूसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने 282 नंबर ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों, 12 दिसंबर 2018 का। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। 8 है तो क्या करिएगा दोस्तों? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों को बिठाइए, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 ये कहां मिलेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। 282 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ये हैं कौन साहब जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? ये वो साहब हैं जो हमें और आपको जिंदा रखते हैं। इनका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है दोस्तों, है ना? तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन का एक अणु होता है उसका अणुभार 32 होता है, 32। 2 और 6, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। 282 के लिए ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? वाह, सवाल में दोस्तों ये वाला शब्द खास तौर से हाईलाइटेड है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है दोस्तों। बड़े आराम से देखिएगा। सवाल नंबर 283 को देखा जाए तो 2 8 3 2 1 2 8 1, 2 8 3 2 8 10 3 13। 13 किसका होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम के बारे में आप जानते हैं कि 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं दोस्तों? लिथियम के पास होता है ना? और जो आपके पास 2 8 1 है यह सोडियम के पास होता है दोस्तों। और 2 6 8 ये ऑक्सीजन के पास होता है। और जो ऑक्सीजन है दोस्तों वह धातु नहीं है, वह गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो 2 6 यह किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, इसी को लॉक करेंगे हम लोग। और बाकी लोगों को हम नीट एंड क्लीन कर देते हैं दोस्तों। आप क्या करेंगे? आप करेंगे जो वो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 283 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 0 होती है दोस्तों। 1 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 8 नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, जैसे हीलियम, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन,
ये कौन हैं? अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेज हैं दोस्तों। इनको किसी से रासायनिक अभिक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूरा होता है। और बेचारा हीलियम है, उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहली कक्षा उसकी कंप्लीट है, फुल है। उसका पेट भी भरा हुआ है, छोटा सा पेट है बेचारे का, वो भी भरा हुआ है। उसको भोजन की दरकार नहीं है, इसलिए वो किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए उसको क्या कहेंगे? अक्रिय गैस या इनर्ट गैस। सवाल नंबर 284 के ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल दोस्तों 18/9/2018 को पूछा गया, तो तीसरी पारी में। 285 क्वेश्चन नंबर 285, गौर से देखिएगा दोस्तों। कहा जा रहा है समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए दोस्तों, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अगर 2 ऐसे तत्व हैं जिनका रासायनिक गुण आपस में मैच कर रहा है, तो मैच क्यों कर रहा है दोस्तों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने पहले वाले के पास होंगे उतने ही दूसरे वाले के पास होंगे दोस्तों, इसीलिए उनका रासायनिक गुण मैच करता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। ग्रुप डी का सवाल, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। किस तत्व में इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम। बेहतरीन सवाल दोस्तों। 286 सवाल नंबर 286 के लिए दोस्तों बड़े आराम से देखिएगा। पोटेशियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पोटेशियम में दोस्तों 19 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों। और ये है कैल्शियम और ये है सोडियम। कैल्शियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 20। सोडियम के पास होते हैं दोस्तों 11। अब सवाल को हल किया जाए। इस तत्व में इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पोटेशियम में दोस्तों गौर से देखिए 2, 8, फिर से 8, 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19, है ना? ये पूरा हो गया। इनके पास क्या है दोस्तों? 2 और 1। इनके पास क्या है दोस्तों? कैल्शियम की कहानी 2, 8, 8, 2। और सोडियम की कहानी क्या है? 2, 8, 1। आराम से देखिएगा, ये जो 2, 8, 8, 2 देख पा रहे हैं, ये कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों। तो कैल्शियम के पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनको ऐसे अरेंज किया जाता है 2, 8, 8, 2। तो कैल्शियम आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 286 के लिए। सवाल को दोबारा पढ़िए। किस तत्व में इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कैल्शियम वो एलिमेंट है दोस्तों जिसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, अगला सवाल आपके सामने। किसमें बाहरी कक्षा में पूरी तरह से भरी होती है दोस्तों? रेडियम, फ्लोरीन, स्कैंडियम, जेनॉन। जेनॉन दोस्तों अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। इसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे दोस्तों तो पूरी तरह से फुल होगी और लिहाजा अक्रिय गैस कही जाएगी, इनर्ट गैस कही जाएगी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा 287 के लिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 288 नंबर। बड़े आराम से देखिएगा। 288 पहले आवर्त में दोनों तत्वों के कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के कोश में, के कोश मतलब जो पहला आवर्त है उसके पास हीलियम है, हाइड्रोजन है दोस्तों, तो उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम के पास 2 और हाइड्रोजन के पास 1। इनके पास भी एक ही कक्षा की दरकार है, इनको भी एक ही कक्षा की दरकार है, यानी कि के कोश की रिक्वायरमेंट है। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो अब क्या करिएगा आप? सवाल नंबर 288 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? 289 नंबर। बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों। 17 वाला तत्व होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास 2, 8, 7 ये कॉन्फ़िगरेशन
पाया जाएगा, है ना। और जिनके पास 33 है दोस्तों, उनका कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया जाए। तो 33 कॉन्फ़िगरेशन को मैच कराया जाए। इसको पहले हम ऊपर लिख लेते हैं, 2 8 7। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? क्लोरीन का। 33 के साथ क्या है दोस्तों? 2 8 18, 2 8 10 18 28, यहाँ पे हो जाएगा 5। मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच नहीं कर रहा है। 34 वाले के पास क्या हो जाएगा? 2 8 18 6, यह भी उनसे मैच नहीं कर रहा है। 18 जिनके पास है 2 8 8, ये तो अक्रिय गैस हो गया दोस्तों। 35 वाले को देखा जाए, 2 8 18, कितना हो जाएगा ये? 7। मतलब आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास पाया जाता है। सवाल नंबर 289 के लिए दोस्तों क्या करिएगा? 289 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। डी क्या है दोस्तों? ये ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कौन है? ये हैलोजेंस हैं दोस्तों, और इनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। इनको अभिक्रिया करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, रिएक्शन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है दोस्तों। इनकी संयोजकता एक होती है, इनका वैलेंसी एक होती है। तो आपका जो सवाल है, उस सवाल के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों? जो सवाल है आपके सामने, वो सवाल कहा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के साथ अपनी विशेषताएं रखेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। ये क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है और ये ब्रोमीन का है, तो क्लोरीन ब्रोमीन के साथ अपनी विशेषता रखेगा। सवाल नंबर 289 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए दोस्तों। अगला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत है। 290। अधातु के बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के बाहरी कोश में, हैलोजन के बाहरी कोश में, उपधातु के बाहरी कोश में। सवाल नंबर 290। तो दोस्तों जो धातु होते हैं उनके बाहरी कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो सोडियम 2 8 1, मैग्नीशियम 2 8 2, एल्यूमिनियम 2 8 3। ये कौन है? ये सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इनके पास बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। इनकी टेंडेंसी होगी, इनकी प्रवृत्ति होगी इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देने की, और जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो ये धन आवेशित आयन के तौर पर जाने जाएंगे। मतलब इनका प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? ये धनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? धातु। सवाल नंबर 290 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने 291, सबसे बाहरी ऑर्बिट में OF, O मतलब ऑक्सीजन। दोस्तों गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। ये कौन लोग हैं जिनके बाहरी ऑर्बिट में 291 के लिए दोस्तों क्या करिएगा? बड़े आराम से देखिएगा, आर्सेनिक और बिस्मथ, ये 2 ऐसे एलिमेंट है दोस्तों जिनके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये आर्गन है, ये पोटेशियम है। आर्गन का पोटेशियम से रिलेशनशिप नहीं है दोस्तों, इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर बराबर नहीं होती है। और ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। अब बचा आपके पास आर्सेनिक और बिस्मथ। तो सवाल नंबर 291 के लिए दोस्तों क्या करिएगा? आर्सेनिक और बिस्मथ को लॉक किया जाए दोस्तों। इनके बाहरी कोश में 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 291 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 292, कौन से तत्व के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं? 292
आर्गन दोस्तों इसका सही उत्तर है। इसके पास बाहरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और टोटल कक्षाओं की संख्या होती है 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इतने 8 2 10 8 18 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8। इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8। किसका? आर्गन का दोस्तों। 292 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? या तो 1 या तो 2 या तो 3। ये नहीं हो सकता, ये धातुओं का कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। जो अधातु हैं उसमें या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8। सवाल नंबर 293 के लिए दोस्तों लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर बी को। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उनको 3 की जरूरत है। इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी रखेंगे। 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी। 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी। 8 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, अर्थात यह भी अधातु है। सवाल नंबर 293 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल दोस्तों 29/8/2018 को पहली पारी में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने 294। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोश और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2 8 8। कुल 3 कोश हैं और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यह गुण आर्गन में पाया जाता है। सवाल नंबर 294 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे दोस्तों। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल है 20 अगस्त 2018 को पहली पारी में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 है तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या हो सकता है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों, गौर से देखिएगा। इनकी कहानी क्या है? इनके पहले ऑर्बिट में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, आखिरी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 8 1 ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। 2 8 1 कौन है ये साहब? ये साहब सोडियम कहे जाते हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पे क्या कहानी बन रही है? इनकी कहानी दोस्तों गौर से देखिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में, दूसरे वाले में कितने हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन। इनको 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 295 के लिए बड़े आराम से देखिएगा। ये साहब कहे जाएंगे दोस्तों सोडियम और सल्फर। ये क्या बनाएंगे? सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड कहाँ पे है? A2B। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 296। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु में दोस्तों आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। सवाल नंबर 296 के लिए तो जितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों वही संयोग करेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। इनकी जो वैलेंसी होती है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? इनकी वैलेंसी 2 कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी के एनटीपीसी में पहले चरण का सवाल था दोस्तों, तीसरी पारी में 28 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नीचे दिए गए तत्वों में से वो कौन है जो आकार में सबसे छोटा है? क्या खूब सवाल है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। आरआरबी के ग्रुप डी में पूछा गया 22/9/2018 को पहली पारी में। इस सवाल को बहुत आराम से रिलैक्स होकर के इंटरेस्ट के साथ देखिएगा दोस्तों। ये है Na+, ये है Mg++, एल्यूमिनियम +++ 3 बार। क्या किया जाए? ये सभी विकल्प। नीचे दिए गए तत्वों में से कौन है जो आकार में सबसे छोटा है? सोडियम की बात हो रही है दोस्तों। सोडियम में होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इसका कोई ले गया, अब बच गए हैं कितने? केवल इतने बच गए हैं, 2 और 8। ये लीजिए 2 8 हो गए दोस्तों। 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होंगे दोस्तों, बिल्कुल होंगे।
मैग्नीशियम की कहानी क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनका भी 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले गया है, तो 2 8 इनके पास भी इतने ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 मौजूद होंगे। अब ये है एल्यूमिनियम, इनके पास 13 इलेक्ट्रॉन, 2 8 जो 3 थे वो चले गए हैं, तो अभी भी इनके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। देखने से लग रहा है कि ये तीनों साइज में एक जैसे होंगे, लेकिन एल्यूमिनियम की कहानी है कि इनके पास नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं सोडियम और मैग्नीशियम के आयन की तुलना में। तो जब इनके पास प्रोटॉन ज्यादा हैं दोस्तों, तो धन आवेश की मात्रा ज्यादा है नाभिक में, और नाभिक में जब धन आवेश की मात्रा ज्यादा है तो यह जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में हैं और 8 इलेक्ट्रॉन कहां पे है दोस्तों? दूसरी कक्षा में हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब यहां पे हैं, ये लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और दूसरी वाली में, पहली वाली में 2, दूसरी वाली में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है, तो जो धन आवेश है वो इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, और सोडियम और मैग्नीशियम के आकर्षण की तुलना में इनका आकर्षण बल ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। यह इलेक्ट्रॉनों को खींच खींच के नजदीक लाएंगे, और इस पूरे आयन की, परमाणु की नहीं, आयन की साइज छोटी होगी तुलनात्मक रूप से सोडियम और मैग्नीशियम आयन के, है ना। तो आप क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 297 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 298। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, 298 को कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 वाले तत्व की पहचान करें दोस्तों। 2 और 6 मिला दिया जाए तो होता है 8। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 298 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नाइट्रोजन के पास 8 नहीं होते दोस्तों, क्लोरीन और ब्रोमीन के पास नहीं होते। ठीक, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर 283 यही है दोस्तों। ये एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है। 13 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे। पहचानेंगे कैसे आप लोग की धातु का कॉन्फ़िगरेशन है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनके आखिरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, उनको धातु कहते हैं दोस्तों, है ना। वो अपने 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तो उसको त्याग देने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जब त्याग देंगे तो उनका स्वभाव धनात्मक हो जाएगा। अंग्रेजी में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है ना। तो उनको दोस्तों कहते हैं धातु। और ये 299 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है ये, 299 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 300, सवाल नंबर 300। क्या कहा जा रहा है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इसकी संयोजकता क्या होगी दोस्तों? 1 होगी दोस्तों। ये क्लोरीन के बारे में बात हो रही है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है दोस्तों। कुल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास। 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो इनका पेट भर जाए और ये गंगा नहा लें, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं ये, कोई दे दे कोई दे दे, तो कौन देता है ये बात आप जानते रहिएगा। सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये होते हैं सोडियम के आयन, ये होते हैं क्लोरीन के आयन, क्लोराइड कहलाते हैं। दोनों मिल जाते हैं दोस्तों। मिलते हैं तो क्या बनता है? NaCl, नमक बनता है ना। अब आप कहेंगे कि नमक तो हम भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। सोडियम ले आइए, क्लोरीन ले आइए और दोनों को आप मिलाइए आपस में, नमक बनाइए। सवाल नंबर 300 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है?
2 8 7, ये क्लोरीन के बारे में बात हो रही है, तो इनको जोड़िए 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन भी होंगे, और यही परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों। तो इनका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 17। ये क्लोरीन साहब की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मिस्टर क्लोरीन की। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में 30/8/2019 को पहली पारी में पूछा गया दोस्तों सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 302, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या बताएं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है दोस्तों, 2 8 10 5, 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो पूछा गया प्रोटॉन की संख्या, तो कह दिएगा प्रोटॉन की संख्या 15 है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए दोस्तों, ये है फास्फोरस। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 303, 303, इसी को कहते हैं 303। 303 निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का दोस्तों 2 8 3 होता है, 2 8 3। आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एल्यूमिनियम के। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों हीलियम के पास, और वो दोनों ही पहले में ही होते हैं और बाहरी में भी होते हैं, है ना। उनके पास एक ही कक्षा होती है, तो वो पहली कक्षा भी है और अंतिम कक्षा भी है। अंतिम है तो बाहरी भी है दोस्तों। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल है, दूसरे चरण का सवाल है दोस्तों, ये स्टेज 2 का है, CBT 2। 28/8/2019 को मॉर्निंग में पूछा गया था। आप क्या करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 305, एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? 2 8 3। 2 8 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने आएगा, लेकिन ये जूनियर इंजीनियर का सवाल था दोस्तों, 25/5/2019 को पूछा गया, तीसरी पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे वाले तत्व की परमाणु संख्या बताइए। क्या बात है। सवाल नंबर 306, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बारे में आपको पता करना है, और इनके ठीक नीचे जो होंगे दोस्तों उनके बारे में बताना है। तो ये 1s2 का मतलब होता है 2, और 2s2 और 2p6 का मतलब होता है 8, और ये हो जाएगा 5। 2 8 5 ये कॉन्फ़िगरेशन है फास्फोरस का दोस्तों। 2 8 10 5 15 इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हैं। इनके ठीक नीचे जो पाया जाएगा वो कौन होगा दोस्तों? पूछा जा रहा है परमाणु संख्या बताइए उनकी। तो ठीक नीचे सवाल नंबर 306 के लिए दोस्तों, इसके ठीक नीचे जो पाया जाएगा वो होगा आर्सेनिक, और आर्सेनिक का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दोस्तों वो क्या होगा? 2 8 10 6 16। 2 8 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्सेनिक का। आर्सेनिक के पास कुल 16 प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 न्यूट्रॉन, 16 17 जोड़ दीजिए 33। सवाल नंबर 306 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। बड़े आराम से देखिएगा, 16 प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 17, तो 16 में 17 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, 33 आएगा। पूछा गया परमाणु संख्या, परमाणु संख्या मतलब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल, तो कुल 33 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने 307, 307, बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों। 307 के लिए क्या कहा जा रहा है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, इसका नाम बताइए। पोटेशियम हो नहीं सकता, मैग्नीशियम नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा दोस्तों, सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन क्यों? क्योंकि आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 4, 2 8 10 4 14 टोटल हैं दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिलिकॉन है। 307 के ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तत्व का नाम बताएं। 2 8 10 8 18 1 19। 19 कहाँ पे होते हैं दोस्तों?
मैग्नीशियम के पास हो नहीं सकता, सोडियम के पास हो नहीं सकता, रेडॉन के पास नहीं होगा दोस्तों, पोटेशियम के पास होता है ये, है ना। इसको कहते हैं के पोटेशियम। 19 इलेक्ट्रॉन, 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ दे तो 39 इनका दोस्तों एक परमाणु द्रव्यमान होता है। सवाल नंबर 308 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, पोटेशियम को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन आप क्लैरिटी रखिएगा। कैसी क्लैरिटी रखिएगा? कंफ्यूजन से बचना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये पोटेशियम को लॉक किया जाए। अब क्लियर हो गया मैटर। अगला सवाल ये रहा, सोडियम, हाँ माफ करिए सोडियम नहीं लिखा है दोस्तों, रोडियम। रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सवाल नंबर 309 आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों। ये बड़े आराम से देखिएगा। रोडियम के पास कुल 45 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 45। और जो 45 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो 45 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाएंगे, इस बात को आपको देखना है। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28, धन 2 बराबर 30, 6 36, 1 37 8 45। पहला ही ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर है। 45 इलेक्ट्रॉन इसी में पाए जाते हैं। दूसरे वाले में 45 नहीं होंगे, तीसरे में नहीं होंगे, चौथे में नहीं होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 17 फरवरी 2021 को पूछा गया, पहले चरण का पहली पारी का सवाल दोस्तों। 309 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल 310, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है दोस्तों। क्लोरीन 287, कुल मिलाकर के 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों क्लोरीन के पास। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी के एनटीपीसी में 7 जनवरी 2021 को पहले चरण की पहली पारी का सवाल है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ये कहा जा रहा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को खोज प्रकाश के छोटे तरंग दैर्ध्य का उपयोग करके घटाया जा सकता है, खोज प्रकाश के बड़े तरंग दैर्ध्य का उपयोग करके घटाया जा सकता है, साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित उच्च ऊर्जा जांच कणों का उपयोग करके घटाया जा सकता है। घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। और यही सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल है दोस्तों। 14/12/2014 को पूछा गया था ग्रीन पेपर के सेट में दोस्तों। हाइजेनबर्ग साहब का जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है दोस्तों, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि संवेग की अनिश्चितता और कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता। बड़े आराम से देखिएगा, संवेग की अनिश्चितता और स्थिति की अनिश्चितता दोनों गौर से देखिएगा दोस्तों। संवेग को P से पेश करें और स्थिति को X से पेश करें। अगर आप स्थिति को मापने में बहुत शुद्धता का ध्यान रखते हैं तो संवेग में अशुद्ध रीडिंग मिलेगी, और संवेग को नापने में बहुत शुद्धता करेंगे तो स्थिति में त्रुटि मिलेगी, एरर मिलेगा। और ये जो होता है दोस्तों, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके? h/2π के। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर और इक्वल देन h/2π। स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता का गुणनफल या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा h/2π के, जहां h क्या है दोस्तों? प्लैंक साहब का नियतांक है। प्लैंक साहब का नियतांक जो होता है उसके बारे में आप जानते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 6.6 × 10⁻⁻34। ये स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सवाल नंबर 311 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। अगले सवाल पे आपको ले चल रहा हूं। अगला सवाल आपके सामने आएगा, लेकिन अगले वीडियो में आएगा दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक। तो अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए अनुमति। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से स्पेशली
बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने जो प्यार और जो अपनापन दिया है उसके लिए दिल बाग बाग हो गया है दोस्तों। आपसे हमारी जो दोस्ती है वो बहुत नई नई है। कुछ दिनों से आप हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल को आपने जो प्यार दिया है, जो दुलार दिया है दोस्तों, जो अपनापन दिया है, उसको लेकर के दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, उनको भी पसंद आएगा, ऐसा हमारा ख्याल है दोस्तों। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।